दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे हमें नई चीजें जानने को मिलती है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अभी तक बहुत कुछ ऐसा है जिसको देखकर साइंस भी बिल्कुल दंग रह जाती है। फिर चाहे इजिप्ट में बनी 2500 साल पुरानी हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की हायरोग्लिफिक्स का हो, या फिर रशिया में अपने आप बड़े होने वाले क्रेटर का हो, या फिर नासा को स्पेस में रिसीव होने वाले मिस्टीरियस सिग्नल्स का हो, हमारे इर्द गिर्द कई ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर साइंस भी बिल्कुल दंग रह जाती है। तो आज आप ऐसी ही 5 मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिसकी असली हकीकत आज तक किसी को भी पता नहीं चल सकी है। तो शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है द मिस्टीरियस आउटर स्पेस। हमारे अर्थ के आसमान की इस ब्लू चादर के आगे हमारा आउटर स्पेस अनगिनत मिस्ट्रीज और लाजवाब सवालों से भरा हुआ है, जिनको जानना और समझना अभी तक साइंस के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है। जैसे पिछली कई सदियों से साइंस हमारे यूनिवर्स की सबसे बेसिक ताकत को समझने की कोशिश कर रहा है, बट अभी तक नाकाम है। और वो यूनिवर्स की सबसे बेसिक ताकत कौन सी है? ग्रेविटी। जिस तरह अर्थ की ग्रेविटी तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी तरह हमारे सन की ग्रेविटी अर्थ के साथ साथ पूरे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन क्या कभी सोचा है खुद सूरज को किसकी ग्रेविटी अपनी जगह पे रहने पे मजबूर कर रही है? सूरज तो चलो बहुत छोटी सी बात है, करोड़ों अरबों गैलेक्सीज, और इन गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को कौन सी ग्रेविटी ने बना रखा है? कोई तो ऐसी चीज जरूर है जिसका मास इतना ज्यादा है कि वो इन तमाम गैलेक्सीज को अपनी जगह पे मेंटेन किए हुए है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि मास इज इक्वल्स टू ग्रेविटी। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी वो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, करेक्ट? तो फिर साइंटिस्ट ने इस ना दिखने वाली ग्रेविटी को डार्क मैटर का नाम दिया है, और ये मैटर हमारे यूनिवर्स के टोटल 85% मास को कवर करता है। मतलब जो भी ये यूनिवर्स और मिल्की वे गैलेक्सी जितनी भी कुछ हम देखते हैं, ये स्टार, ये सब सिर्फ 15% है। और जो ये सब ब्लैक डार्क मैटर है, द ब्लैकनेस ऑफ द स्पेस, दैट कंसिस्ट ऑफ टोटल 85% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्पेस। पर हकीकत की बात तो ये है कि पिछली कई सदियों से इस पे रिसर्च एंड स्टडी करने के बावजूद भी हम इतने ज्यादा फैले हुए इस डार्क मैटर के बारे में ना ही कुछ जानते हैं, और ना ही इसको हबल टेलीस्कोप या फिर जेम्स वेब जैसे पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। साइंटिस्ट सिर्फ इतना जानते हैं कि डार्क मैटर मास का एक थ्योरेटिकल वर्जन है जिसको ना हम देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रेविटी की वजह से ही यूनिवर्स का पूरा सिस्टम चल रहा है। नंबर 4 पे है, एक मिनट, नंबर 4 बताने से पहले एक मस्त चीज बताता हूँ। वो ये कि बेशक दुनिया के पावरफुल टेलीस्कोप से हम 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज को देख सकते हैं, ब्लैक होल की फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं, और साइंस की पावर इस्तेमाल करके हम 14 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पे कई रोवर्स भी भेज चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि ये तमाम मिशंस हम जिस प्लैनेट पे रह के कर रहे हैं, उस प्लैनेट के खुद के ओशंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो नंबर 4 पे यही है भाई, द अनएक्सप्लोर्ड ओशंस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। तो दोस्तों क्या आप जानते हो, ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा ओशन के हिस्से ऐसे हैं जहां की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। ओशन का डीपेस्ट पॉइंट द मरियाना ट्रेंच टोटल 11 किलोमीटर गहरा है, बट हम इंसानों ने अभी तक ओशन का सिर्फ वो हिस्सा एक्सप्लोर किया है जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर गहरा है। 9 किलोमीटर अभी भी बाकी है। इस पॉइंट को ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है, जहां सूरज की रोशनी एकदम ना के बराबर आती है, और लाइट के अलावा यहाँ प्रेशर 145 kg पर स्क्वायर इंच होता है। मतलब इंसान के शरीर के सिर्फ 1 इंच के हिस्से पे ट्रैक्टर के 2 बड़े बड़े टायर रख देना, उसके बराबर है ये 145 kg पर स्क्वायर इंच का प्रेशर। बस यही वजह है कि इंसान का चांद पे जाना तो आसान है, बट ओशंस के ट्वाइलाइट जोन से भी नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ट्वाइलाइट जोन के नीचे जितनी भी सी लाइफ रहती है, हम उसमें से सिर्फ 5% को एक्सप्लोर करने में कामयाब हुए हैं, बट बाकी बचे 95% में क्या क्या होता है वो साइंस के लिए अभी तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। नंबर 3, वैसे तो एक छोटी सी चींटी से लेके एक बड़े से हाथी तक जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं, और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? और अगर ब्रेन ना हो तो कोई भी लिविंग बीइंग छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, स्लाइम मोल्ड के नाम से पहचाने जाने वाला एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि स्लाइम मोल्ड के पास ब्रेन नहीं होता, बट इसके बावजूद भी ये बहुत चालाक माना जाता है। स्लाइम मोल्ड कॉम्प्लेक्स मेजेस को बड़ी आसानी से सॉल्व करता है, और ये अपने फायदे के हिसाब से डिसीजन भी ले लेता है। साइंटिस्ट को ये भी सबूत मिले हैं कि स्लाइम मोल्ड दिन का क्या टाइम हो रहा है वो भी पहचान सकते हैं। वाओ! लेकिन सवाल ये है कि एक सिंगल ब्रेन सेल ना होने के बावजूद भी स्लाइम मोल्ड ये सब कुछ कैसे करता है? ये सवाल साइंटिस्ट को आज तक परेशान करता है। नंबर 2 पे है ये महिला। पूरे अटलांटिक ओशन को अकेले पार करने वाली ये है अमेलिया एयरहार्ट। अपने बचपन से ही इन्हें फ्लाइंग और एडवेंचर करने का बहुत शौक था, एकदम जैसा कि मुझे है।
तो 1928 में अमीलिया ने अटलांटिक ओशन को अकेले पार करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इस दिन से पहले ये काम किसी भी लड़की ने नहीं किया था। इसके बाद साल 1932 में हवाई आइलैंड से यूएस मेनलैंड तक अकेले प्लेन फ्लाई करके अमीलिया ने वो करके दिखाया जो आज से पहले कोई भी मेल पायलट तक नहीं कर सका था। अपने इस एडवेंचर के शौक को पूरा करने के लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अमीलिया ने पूरी दुनिया का गोल चक्कर लगाने का प्लान बनाया एंड फाइनली 2 जुलाई 1937 को अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के दौरान अमीलिया और उसके साथ मौजूद उनके नेविगेटर फ्रेड नोनान ने रिफ्यूलिंग के लिए पापुआ न्यू गिनिया के शहर लाई में लैंड किया। लेकिन रिफ्यूलिंग के बाद जब दोबारा अपना सफर शुरू किया तो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में हाउलैंड आइलैंड के करीब आकर उनका कनेक्शन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से डिस्कनेक्ट हो गया और उसके बाद आज तक उनका कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। कई सर्च पार्टीज ने पॉसिबल क्रैश लोकेशंस पे कई महीनों तक सर्च किया, लेकिन ना अमीलिया मिली, ना फ्रेड और ना ही उनका कोई प्लेन का छोटा सा इत्तू सा पुर्जा भी मिला। इस इंसिडेंट को आज टोटल 85 साल बीत चुके हैं, लेकिन मजाल है या सर्च पार्टीज या साइंटिस्ट को कोई भी एक इत्तू सा रत्ती भर सा भी कोई सुराग मिल जाए कि अमीलिया और उनके नेविगेटर फ्रेड आखिर गायब हुए तो हुए कहां। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 1 पे है किसी आर्ट गैलरी की पेंटिंग की तरह दिखने वाली चाइना में मौजूद ज़ांगाई नेशनल पार्क की ये रियल फोटोग्राफ्स। 322 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये नेशनल पार्क अपने रंगीन पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। रंगत से भरी इन खूबसूरत पहाड़ियों और रॉक फॉर्मेशन को देख के ऐसा लगता है कि इनको शायद किसी ने हाथों से वहां जाके कलर पेंट किया है, बट हकीकत में तो ये बिल्कुल एकदम नेचुरल है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हो पाया है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि पहाड़ों के कलरफुल होने की वजह यहाँ मौजूद सैंडस्टोन और मिनरल्स का मिक्सचर है जो कि कई सालों से केमिकल रिएक्शन कर रहा है। बट फिर ऐसा तो कई जगहों पे होता है, सिर्फ चाइना का ये नेशनल पार्क थोड़ी है भाई है। तो फिर ये ऐसी कलरफुल फॉर्मेशन सिर्फ यहीं पे क्यों पाई जाती है? जो लोग इस थ्योरी को नहीं मानते उनका कहना है कि अर्थ की टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ये खूबसूरत फॉर्मेशन बनी है। कई सदियां गुजरने के बावजूद भी साइंस अभी तक इस दिलचस्प और हसीन पहाड़ों के पीछे का असली राज मालूम नहीं कर सकी है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो एकदम ऐसा वाला, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।